अब होगा क्या, ध्यान से देखिए। अब तुम्हें पता तो चल गया कि जेनेटिक मटेरियल है कौन। सबसे पहली बार कि आपको ढूंढना था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बाद में जो कंक्लूजन निकला, यानी लास्ट पॉइंट पे जो सभी लोग पहुंचे कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो भैया है आपका डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोले ठीक है सर, किसने प्रूव किया? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया ना। किसे प्रूव करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया। सबसे पहले इस पे ग्रिफिथ ने काम किया, सबसे पहले इस पे ग्रिफिथ ने काम किया, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बस उन्होंने कुछ बताया कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है जो आर स्ट्रेन नाम के बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स कौन है ये नहीं बताया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तीन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम आप सभी को याद रखना है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन तीन साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे लीड किया, बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि ग्रिफिथ जिस फोर्स की बात कर रहे ना, ग्रिफिथ जिस फोर्स की बात कर रहे वो फोर्स एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स है वो डीएनए है। वो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स कौन है? वो डीएनए है। डीएनए के अंदर ताकत है ट्रांसफॉर्म करने की, चेंजेस लाने की ना। तो उन्होंने माना डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। बहुत सारे लोग इसके अपोज कर रहे थे, इसको मान नहीं रहे थे। तो बाद में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसे आपने पढ़ा पिछले क्लास में, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट जो आपने कल पढ़ा था, परसों। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया दो साइंटिस्ट के थ्रू जिनका नाम था हर्सी एंड चेस। हर्सी एंड चेस। इस एक्सपेरिमेंट से ये पूरा प्रूफ हो चुका था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। द जेनेटिक मटेरियल कौन है? वो डीएनए। किसने किया? तो हर्सी एंड चेस ने। तो एनसीईआरटी का वर्ड है अनइक्विवोकल प्रूफ ना, जिसपे फर्दर चैलेंज ना किया जा सके। अनइक्विवोकल प्रूफ कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो आंसर एकदम सिंपल है, इट इज द डीएनए। अब लोगों को पता तो चल गया कि तुम्हारे रहस्य ना, तुम्हारे जो बनावट बॉडी का जो रहस्य है, उस रहस्य को तो मैंने खोज लिया है। वो सीक्रेट चीज तो ढूंढ लिया गया है कि वो डीएनए है। वो डीएनए ना कब ढूंढा गया? ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट 1952 को ना। अब डीएनए के बारे में अब डिटेल से पता करो, डीएनए के बारे में डिटेल से पता कीजिए। ये तो पता चल गया कि डीएनए के अंदर ताकत है ना आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करने की। तो उसके अगले साल ही डीएनए कैसा दिखता है ये आज तक किसी को मालूम नहीं था। बस डीएनए है ये मालूम है, डीएनए का बनावट कैसा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है ना, कैसे फॉर्म में वो रहता है। तो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल को प्रपोज कर दिया। तो कहानी को देखो ध्यान से सीखे ना। पहले जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हुआ 1952 को। अब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की बनावट को बता दिया कि डीएनए जो है वो हेलिकल फॉर्म में भाई क्वाइल करता है, वो कोई लीनियर नहीं है, क्वाइल्ड फॉर्म में। ठीक है, 1953 को बताया गया। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर अंदर से बनावट कैसा होता है? आपने तो डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया कि डीएनए कैसा दिखता है, तो उन्होंने लोहे वाली सीढ़ी दिखा दी। लोहे वाली सीढ़ी जो आप देखते हो मार्केट में वैसे ही बता दिया भैया ऐसे ही डीएनए दिखता है। अंदरूनी बनावट कैसा है? तो बोले मुझे नहीं मालूम। अंदरूनी बनावट यानी कि किस चीज से बना है, कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये 1952 को दो साइंटिस्ट थे,
फ्रैंकलिन और विल्किंस, उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दिया था। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस बोले सर इन्हें कैसे मालूम, अंदरूनी स्ट्रक्चर बनावट कैसे मालूम सर, कि कहां पर न्यूक्लियोटाइड होगा, कहां पर सुगर होंगे, फॉस्फेट होगा, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कैसे पता ही नहीं। इसलिए उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, एक्स रे डिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन या क्रिस्टलोग्राफी। आंसर कीजिएगा फ्रैंकलिन और विल्किंस। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डबल हेलिक्स मॉडल, मॉडल किसने दिया, तो याद रखना है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन अब डिबेट चलने लगा कि आखिर डीएनए करता क्या है भाई, आखिर डीएनए करता क्या है, हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल कैसे कर लेता है, ये पता किया जाए। तो बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया गया ना, कि जो डीएनए है, ये देखिए, ये जो डीएनए, डीएनए के अंदर में एक एबिलिटी है जो किसी के पास नहीं है। बोले क्या, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। बोले सर मतलब डीएनए अपने आप का खुद का कॉपीज बना सकता है, डीएनए अपने आप को डबल करने की ताकत रखता है। इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब हु बहू, डुप्लीकेट कॉपीज बनाना। बोले सर क्यों जरूरी है, ये रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है सर, हमें एक पूरा टॉपिक पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन, ये क्यों जरूरी है सर, डीएनए को रेप्लिकेशन करना जरूरी है क्या, और इससे फायदा क्या है, डीएनए को अपना डुप्लीकेट कॉपी क्यों बनाना है ना। थोड़ा लॉजिकल सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचो। ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए है, एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, इसी को आप क्रोमोसोम कहते हैं। मैं इसे डीएनए कहता हूं, आप इसे क्रोमोसोम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैक्टीरिया के अंदर में एक डीएनए या क्रोमोसोम, ठीक है, वही उसका जेनेटिक मटेरियल है। 20 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया बेटा अपने आप को डबल कर लेता है, बैक्टीरिया बड़ा फास्ट डिवाइड करता है और ये बाइंड्री फिजन में जाएगा और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हो जाएंगे। बैक्टीरिया पहले एक था, अब बाइंड्री फिजन से दो हो गए। अब दोनों बैक्टीरिया को डीएनए चाहिए ना, दोनों बैक्टीरिया को तो जेनेटिक मटेरियल चाहिए सेम अमाउंट में, जैसे पहले वाले बैक्टीरिया में था वैसे ही बेटा दूसरे बैक्टीरिया में भी चाहिए। ये पेरेंट था, ये डॉटर है, तो डॉटर में भी सेम अमाउंट का डीएनए चाहिए। सर कैसे आएगा, सर कैसे आएगा, बात तो सही है। इसलिए जो पेरेंट है वो क्या करेगा, पेरेंट के पास एक ही ऑप्शन है, एक ही डीएनए उसके पास है, एक ही क्रोमोसोम उसके पास है। तो पेरेंट क्या करेगा, अपने डीएनए का एक हूबहू एक कॉपीज बना लेगा ना, यानी कि वो अपने डीएनए का एक रेप्लिका तैयार कर लिया, एक अपना कॉपीज तैयार कर लिया। आ गया, तो डीएनए अब कितने हो गए, दो हो गए। अब दो डीएनए, एक डीएनए इस बेटे को और एक डीएनए इस बेटे को दे देगा, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन करना जरूरी है। और रेप्लिकेशन में जो डीएनए बनेगा वो एग्जैक्ट बनेगा, थोड़ा भी चेंज हो जाएगा ना, म्यूटेशन हो जाएगा, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए। आया समझ में, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए डीएनए का, इसलिए उसे डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट का मतलब रेप्लिकेशन, रेप्लिका मतलब हु बहू वैसा ही कॉपी बनाना। रेप्लिका कहने का मतलब कोई सांचा है उस पर डाल दीजिए सेम एक और बन जाएगा। ठीक है सर कैसे होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन पे कई सारे साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया। याद रखना हमारे बॉडी में केवल और केवल डीएनए के पास ये ताकत है कि अपना सेल्फ कॉपी, अपना डुप्लीकेट कॉपीज बना सके, दुनिया में किसी और के पास ताकत नहीं। प्रोटीन अपना कॉपीज नहीं बना सकता, कार्बोहाइड्रेट अपना कॉपीज नहीं बना सकता। तो तुम्हें कभी भी, तुम्हारा कभी इंटरव्यू होगा तो पूछा जाएगा कि ऐसा एक मॉलिक्यूल का नाम बताइए जो अपना रेप्लिका, अपना कॉपी, अपना डुप्लीकेट बना सकता है, बोल दीजिएगा डीएनए, अपने आप उसके डबलिंग हो जाते हैं। बोले सर पढ़ा तो है सर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, एकदम पढ़ा है,
कहां पढ़ा था सर? हमने जब 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सर, सेल डिवीजन, वहां सर एस फेज आया था, G1 था, एस था और G2 था। इसी एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते थे सर, और वहां डीएनए अपने आप को डबल करता था। याद करो बच्चा लोग, सेल वाले चैप्टर में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में ये G1 में 2C अमाउंट डीएनए का था, तो एस फेज में डीएनए डबल होकर के 4C बन जाता था। सर कैसे? डीएनए का एक मॉलिक्यूल था, तो यहां डीएनए के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो नीट में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, शायद इस बार भी पूछा गया था, शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, कि डीएनए का डबलिंग कब होता है, सेल डिवीजन में कब होता है? तो आपका बोलना सर सेल साइकिल में जो एस फेज है ना, वहां डीएनए डबल होता है, इसलिए तो सिंथेसिस फेज नाम है। एक बार क्वेश्चन आया, बहुत 99% बच्चों ने आंसर गलत किया, लिख के दे देता हूं, तुम भी बनाओगे तो तुम भी गलत ही करोगे। 99% बच्चों ने इसका आंसर गलत किया। क्वेश्चन ये था कि जो डीएनए है, डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में ये डीएनए, ठीक है, तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा? ऑप्शन था G1, ऑप्शन था S, ऑप्शन था G2, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं बता रहा ना। लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन को देखा, अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, फ्री फोकट का 4 नंबर मिल जाएगा, सभी बच्चों ने आंख बंद किया, एस को आंसर मार दिया ना। और जब आके चेक किया, सभी का आंसर गलत था, सभी का आंसर गलत था। क्यों? उसका रीजन समझिए। क्वेश्चन पूछा था प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन, डबलिंग किस फेज में होता है? सभी को लगता है एस फेज में होता है, गलत था। सर क्यों? आपने तो बोला अभी, जो मैंने अभी वो यूकैरियोट्स के था। यूकैरियोट्स सेल साइकिल को फॉलो करते, यूकैरियोट्स में होता है G1, S, G2, M फेज, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन नहीं चलता। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने को बड़ा किया, उसके बाद में डीएनए डबल हो गए और ये बीच से टूट जाएगा, बाइंड्री फ्यूजन हो जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा फिगर भी बनाया है, बीच से टूट करके बाइंड्री फ्यूजन से अलग हो जाएंगे, कोई सेल साइकिल को फॉलो नहीं करता। तो सर राइट आंसर क्या था? राइट आंसर ये था कि डीएनए डबल होगा, बैक्टीरिया में डीएनए डबल होगा, लेकिन जस्ट बिफोर बाइंड्री फ्यूजन, जस्ट बिफोर ना, जस्ट बिफोर बाइंड्री फ्यूजन जो सेल का डिवीजन होगा, वो सेल साइकिल को फॉलो नहीं करता, तो जस्ट बिफोर डिवीजन डीएनए उनका डबल हो जाएगा। आ गया? तो ये आया था क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। अब बनाइएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नीट के एग्जाम में, 2 साल पहले पूछा गया। बोले ठीक है। सेकंड, सर डीएनए का रेप्लिकेशन दिया किसने? डीएनए का रेप्लिकेशन बताया किसने? बोले ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन के तरीके क्या है, ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये आपका डीएनए, ध्यान से देखो, 1 मिनट में येलो कलर से करता हूं, ये आपका डीएनए, दिस इज द डीएनए। बोले ठीक है सर, ये डीएनए, येलो वाला 2 स्ट्रैंड है, आपस में दोनों जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। बोले ठीक है सर, वीक हुआ। डीएनए क्या करेगा, ध्यान से सुनो, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं जो वीक होता है, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगा, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगा। सर क्यों? बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक है, आसानी से टूट जाता है, दोनों को मैंने अलग कर दिया। अब ये येलो वाला जो तुम्हें डीएनए दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। इसी को क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। इस टेम्पलेट के ऊपर में अब नया डीएनए का सिंथेसिस होगा, इसके ऊपर में नया डीएनए का सिंथेसिस होगा। आया समझ में? नया डीएनए इस टेम्पलेट पे बन गया, टेम्पलेट मतलब सांचा, उसके ऊपर में नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा। बोले ठीक है सर।
अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, क्या वापस से दोनों डीएनए अलग हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा है ना, बोले हाँ, अब दोनों डीएनए वापस से अलग हो जाएंगे, दोनों डीएनए अब वापस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और यहां पूरा येलो वाला, दोनों इस डीएनए का रेड और येलो अलग हो गया, उसका रेड और येलो अलग हो गया, और यहां देखिए डीएनए दोनों येलो वाले वापस से आ गए, और यहां देखिए दोनों रेड वाले वापस से आ गए। साइंटिस्ट का मानना था कि देखो क्या होगा, पहले डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, हर स्टैंड को टेम्पलेट कहेंगे, उसमें नया डीएनए रेड वाला बन जाएगा। तो एक पुराना स्टैंड है जिसे मैं कहता हूं ओल्ड है, येलो वाला ओल्ड है, और ये रेड वाला न्यू है। बोले ठीक है सर। अब ये डीएनए भी एक दूसरे से अलग होगा, दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, और वापस से दोनों येलो वाले एक साथ आ गए, दोनों रेड वाले एक साथ आ गए। तो मुझे बताइए, एक डीएनए से दो डीएनए तो बन गया, दो डीएनए बन गए, डीएनए का कॉपीज बन गया। लेकिन आप कंपैरिजन कीजिए, जो पुराना डीएनए था वो पूरी तरह से मेंटेन है, पुराना यानी दोनों स्टैंड येलो वाले, यहां डीएनए जो बना पूरी तरह से ओल्ड वाला है, तो पूरी तरह से अपने कॉपीज को मेंटेन रखा है। इसी को कहते हैं हम लोग कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल, ध्यान से सीखिए, डीएनए पहले कैसा था, कंजर्वेटिव मॉडल। डीएनए पहले कैसा था सर, पहले दोनों डीएनए येलो वाले थे, अब लास्ट में डीएनए डबल हो गए, दो हो गए, तो सर एक डीएनए तो पूरा येलो वाला मेंटेन है, एक पूरा रेड वाला बना, तो अब जो नया डीएनए बना वो पुराना वाले का एग्जैक्ट कॉपी है। तो इस मॉडल को कहा गया कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है सर, दूसरा मॉडल भी है, हाँ दूसरे मॉडल को आप फॉलो करते हैं। दूसरा मॉडल कहता है येलो वाला जो डीएनए है वो अलग हो जाएगा, येलो वाला जो डीएनए है दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, जो येलो वाला है उसे कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड। क्या कहा, टेम्पलेट, येलो वाले दो थे अलग हो गए, इच स्टैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्टैंड। इस टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर एक नया डीएनए बन गया, रेड वाला, रेड वाला। एक डीएनए से कितने डीएनए बने, दो डीएनए बने। अब आगे कुछ नहीं होगा, एक डीएनए था येलो वाला अलग हो गए, हर स्टैंड को टेम्पलेट कहा, उसके ऊपर में एक नया डीएनए आके बन गया। तो देखिए अब एक पुराना डीएनए ओल्ड, एक नया डीएनए न्यू स्टैंड, एक पुराना एक नया। इस मॉडल को कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। क्यों, कंपैरिजन कीजिए, जो आपका नया डीएनए बना उसमें एक स्टैंड पुराना और एक स्टैंड नया है। जो आपके एक से दो डीएनए बने उस डीएनए को देखिए, उस डीएनए में एक स्टैंड पुराना है एक स्टैंड नया है, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था कि डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होगा या सेमी कंजर्वेटिव होगा, तो मैंने दोनों आपको बताया। लेकिन बाद में जो आपके क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया, द साइंटिस्ट वाज द क्रिक, उसने बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। बोले सर कैसे, बोले देखो डीएनए डबल स्टैंड है, येलो वाला है, बोले हाँ अलग हो जाएगा, इससे दो नए स्टैंड बन गए, बोले ठीक, इसे टेम्पलेट कहेंगे, बोले करेक्ट, इसके ऊपर नया डीएनए बन जाएगा। तो अब कंपैरिजन करो पुराने से और नए से, तो नए वाले में एक स्टैंड पुराना एक स्टैंड नया, हाफ ओल्ड हाफ न्यू, तो नाम पड़ा सेमी, सेमी का मतलब आधा, कंजर्वेटिव आधा पार्ट कंजर्व है, तो नाम हुआ सेमी कंजर्वेटिव। किसने बोला, क्रिक ने। तो अगर क्वेश्चन आया किसने बोला, प्रपोज्ड, बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, तो आंसर करके आइएगा क्रिक।
बोले ठीक है, लेकिन क्रिक ने कभी क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया? आपने थ्योरी के फॉर्म में बता दिया ऐसे होता है, डीएनए अलग होते हैं, उस पर नया डीएनए चिपक जाता है। क्या आपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली देखा कहीं? बोले नहीं। इसलिए अब हमें ध्यान देना है, अब हमें पढ़ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया। ध्यान से सुनना, मॉडल दिया किसने? क्रिक ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, प्रूफ नहीं कर पाए। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो याद रखना है, नीट का क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी पूछा जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, द साइंटिस्ट वाज द मिजल्सन एंड स्टॉल। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में मिलेगा, पूरा एक पेज लगाया गया है, मिजल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव होगा प्रोकैरियोट्स में, यानी बैक्टीरिया में। हम पूरे एक्सपेरिमेंट को डिटेल से पढ़ने वाले, ये आपके एनसीईआरटी में ये सिलेबस में है, तो हम बहुत डिटेल से इसे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। किस बैक्टीरिया पे किया सर? ई कोलाई पे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यूकैरियोट्स में किसने किया सर? प्रोकैरियोट्स का तो आपने बता दिया सर, यूकैरियोट्स में साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, टेलर। टेलर, ठीक है सर। किस पे प्रूफ किया? यूकैरियोट्स पे। सर यूकैरियोट में किस पे सर? यूकैरियोट तो लाखों है। तो आपको याद रखना है रूट ऑफ ये नीट का पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, रूट ऑफ वीसिया फाबा। वीसिया फाबा, या इसी को एनसीईआरटी ब्रैकेट में लिखेगा फाबा बीन्स। फाबा बीन्स सर कैसे किया? इन्होंने रेडियो एक्टिव मॉडल को लिया, रेडियो एक्टिव मॉडल को लिया, यानी कि जो इसमें कुछ एटम्स थे उसको रेडियो एक्टिव कर दिया, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ना। तो एक्चुअली में उन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिव नहीं किया था, उन्होंने क्रोमोसोम को ही रेडियो एक्टिव कर दिया। जो उन्होंने क्रोमोसोम लिया उसी को रेडियो एक्टिव कर दिया, क्रोमोसोम को, और उसके बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं। टेलर का जो एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। लेकिन मिजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल से पढ़ना है। कैसे किया बहुत डिटेल में बताऊंगा, कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यूज किया, तो उस पर डिटेल से बातें होगी, टेंशन नहीं लेना। बोले ठीक है सर। सर ये होता कैसे सर? ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है ना, कि आप कितना भी पढ़ लो, तो मैं बता रहा हूं डीएनए के रेप्लिकेशन जिसने किया था, द साइंटिस्ट सबसे ज्यादा काम किया था बेटा कॉर्नबर्ग, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। कॉर्नबर्ग, अगर तुम कभी ग्रेजुएशन में चले गए, मास्टर डिग्री में चले गए, तो अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन का कोई बुक पढ़ोगे, एक 500 पेज की, 500 से भी ज्यादा होगा, 500 पेज से ज्यादा एक बुक होगा कॉर्नबर्ग ना, उसमें केवल रेप्लिकेशन पे बातें की गई। तो रेप्लिकेशन बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, इसके लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। तुम्हें उतना नहीं जानना है, तुम्हें सिंपल भाषा, इजी लैंग्वेज में जो भी चीजें सिखाई जाएगी उसे फॉलो करना है। तो उसके डिटेल में मत जाइए, चैप्टर में प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, और साइंटिस्ट बेटा नोबेल प्राइज कोई जीतता है उसे मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब रेप्लिकेशन को भी सिंपल भाषा में सीखे, कोई डिफिकल्ट नहीं बनाना है, जितने सिंपल नॉलेज में ना आसान भाषा में सीख लो बेटर है। बोले ठीक है सर, एकदम सिंपल। यहां देखिए, ये आपका डीएनए, दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए। बोले ठीक, डीएनए तो डबल स्टैंड होता है, हाँ सभी को मालूम है डीएनए डबल स्टैंड है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हैं, ठीक है, दो स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हैं, इसका रेप्लिकेशन कराना है। तो रेप्लिकेशन अपने आप कहीं भी रैंडम जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो भी आपका डीएनए है, तो डीएनए आपके मन मुताबिक रेप्लिकेट नहीं कर सकता कि यहां से रेप्लिकेट कर दे, नहीं।
डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो उसमें कुछ पार्टिकुलर सीक्वेंस होगा, पार्टिकुलर लोकेशन होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो तुम्हारे मन मर्जी नहीं यहीं से कर देंगे, नहीं। डीएनए में पार्टिकुलर सीक्वेंस है, पार्टिकुलर जगह है, पार्टिकुलर प्लेस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इस जगह को हम लोग कहते हैं ORI साइट। जैसे ये यहां से स्टार्ट होना है, यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो उस जगह को कहेंगे ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। बायोटेक में क्वेश्चन आएगा, सर डीएनए में अगर ORI साइट नहीं है तो, सर डीएनए में ORI साइट नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। सिंपल कहानी। यानी कि आपको डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, पार्टिकुलर सीक्वेंस उसमें होना जरूरी है, जिसे ORI साइट कहेंगे। सर ORI साइट का नंबर, हाँ नंबर पे क्वेश्चन आता है। तो जो प्रोकैरियोट्स है उसका डीएनए छोटा होता है, जो प्रोकैरियोट्स है उसका डीएनए छोटे होते हैं, तो ORI साइट का नंबर केवल होगा 1। याद रखिएगा। तुम्हारे घर में एक दीवार बनाना है ना 5 मीटर की, हाँ तो एक मजदूर काफी है, ठीक है। लेकिन बेटा तुम्हें बनाना है 100 मीटर की, तो क्या एक मजदूर इनफ है? बोले नहीं सर, एक मजदूर तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है किसके पास? इसलिए अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाए, अगर यूकैरियोट्स में पूछा जाए ORI साइट कितने हैं, कितनी जगह से वो रेप्लिकेट करने की ताकत रखता है, हाँ तो आपका सिंपल आंसर होगा मोर देन 1। 100, 200, 500 इसमें नहीं जाना है, सिंपल है, मोर देन 1। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स हो डीएनए छोटा है 1 होगा, यूकैरियोट्स में मोर देन 1 होगा। अब नंबर में मत जाइएगा कि सर 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, नहीं, बस याद रखिए मोर देन 1, क्योंकि डीएनए बड़ा है, डीएनए इज लॉन्ग, डीएनए बड़ा है, घर बड़ा बनाना है, बॉन्डी बड़ी बनानी है, तो आपको एक मजदूर नहीं ना, यहां भी मजदूर लगेगा, यहां भी मजदूर लगेगा, यहां भी लगेगा, ऐसे लगेंगे, घर छोटा बनाना है, बस हो गया। तो अब देखिए क्या होगा सर इसके बाद में, तो आपको प्रोकैरियोट्स के ही रेप्लिकेशन को डिटेल से पढ़ना है। रूल नंबर 1 मैं जो पढ़ाऊंगा या जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो बच्चा आपको प्रोकैरियोट्स का ही रेप्लिकेशन पढ़ना है, यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन से थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना है, आपको पढ़ना है प्रोकैरियोट्स का, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, तो देखिए ध्यान से सिंपल भाषा में, और एक घर में रस्सी वस्सी है उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, रस्सी देखा है घर पे? बोले हाँ सर। तो रस्सी में 2 धागे इस तरह से जुटे हैं, ये 2 धागे आपस में जुटे, होता है ना रस्सी, उसमें 2 ऐसे उलझे रहते हैं। बोले ठीक है सर, आपस में जुटा है किसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ध्यान से सुनिए। सर कहां से रेप्लिकेट करेगा? ठीक है, पार्टिकुलर जगह जिसका नाम है ORI साइट, ORI साइट। बोले ठीक है सर, क्या करेगा ORI साइट में? ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, मतलब नाम में लिखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। बोले ठीक है सर, कैसे होगा? रस्सी को बीच से खोलिए। वैसे अपने आप कैसे खोल लेंगे रस्सी को? सर बीच से कैसे खोल सकते हैं, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा है। इसलिए हम लोग यहां पर लाएंगे फर्स्ट स्टेप में एक एंजाइम लाएंगे, हेलिकेस। फर्स्ट स्टेप में एक एंजाइम लाएंगे जिसका नाम होगा हेलिकेस। नाम में लिखा है जो डीएनए डबल स्टैंड है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच से तोड़ देगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, तो आपको ऐसा नहीं बनते दिखेगा शायद। अगर बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड मैं तोड़ दूं, ये बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड मैं तोड़ दूं, तो आपको बीच में ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। रस्सी लीजिए, बीच से खोल दीजिए। सर रस्सी लीजिए, बीच से खोल दीजिए। बोले सर क्या किया आपने? मैंने बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 हेलिकेस। किसको तोड़ा? हाइड्रोजन बॉन्ड को, हो गया।
सर लेकिन प्रॉब्लम है। बोले क्या? जैसे ही रस्सी को छोड़ेंगे सर वापस से जुड़ जाएगा। दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। रस्सी को ऐसे जैसे ही खोला दोनों रस्सियां आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बोले सर अब क्या करें? तो टेंशन मत लीजिए, अब एक नए प्रोटीन को लाते हैं जिसका नाम है SSBP प्रोटीन। यहां पास हम प्रोटीन लाएंगे, नाम में लिखा है SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यानी बच्चा आपने रस्सी लिया, रस्सी को खोला, जैसे ही छोड़ोगे रस्सी वापस जुड़ जाएगा। तो क्लिप ले लीजिए, क्लिप ले लीजिए और रस्सी के दोनों तरफ बाइंड कर दीजिए, क्लिप को बाइंड कर दीजिए। क्लिप का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जो इस डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटेन रखेगा। SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। बोले सर याद हो गया, बहुत ही आसान है। बोले ठीक है। अब सर क्या करता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन? सिंगल स्टैंड में मेंटेन रखता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले ठीक है सर, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है। बोले क्या? जैसे सर रस्सी को ऐसे खोलेंगे तो सर रस्सी में तो डीएनए तो हेलिकल फॉर्म में होता है और तुमने ऐसे खोल दिया, सर उसका हेलिक्स कहां जाएगा, जो क्वाइलिंग कहां जाएगा? हाँ ये प्रॉब्लम है। इसलिए डीएनए आपको दिखेगा ये उलझ गया है। इधर राइट साइड में आपको डीएनए उलझा हुआ दिखेगा क्योंकि आपने क्या किया है, बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म किया, ऐसे किया तो इसका क्वाइलिंग क्या आ गया, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डीएनए ओवर क्वाइल्ड हो गया, ज्यादा क्वाइलिंग करने लगा। बोले हाँ सर प्रॉब्लम तो है। तो सर अब क्या करेंगे? यहाँ तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बैठा है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। बोले सर अब कैंची लीजिए, एक बच्चे को ऐसे ही कीजिए, रस्सी को ऐसे खोलिए तो वो जो रस्सी उलझा हुआ था वो क्वाइलिंग इस साइड में चला जाएगा, डीएनए हो जाएगा सुपर क्वाइल्ड, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, सुपर क्वाइल्ड हो गया, सुपर क्वाइल्ड हो गया, क्वाइलिंग ज्यादा हो गई, लेफ्ट साइड राइट साइड टेंशन क्रिएट हो रहा है। बोले अब क्या करें? कैंची लीजिए। बोले सर कैंची का नाम है टोपो आइसोमेरेस। यानी कि यहां पर कैंची लेना है, कैंची से काट दीजिए, यहां देखिए दोनों स्ट्रैंड को काट दीजिए, कट। डीएनए बहुत ज्यादा उलझ गया था, डीएनए में बहुत ज्यादा क्वाइलिंग हो गई थी। अब उल्टा क्वाइलिंग को घुमाइए, रस्सी को उल्टा घुमाइए, रस्सी को काटिए, कट हो गया, रस्सी को उल्टा घुमाइए और जोड़ दीजिए तो टेंशन सुपर क्वाइलिंग खत्म हो जाएगा। यही करना है, इसलिए एक एंजाइम चाहिए टोपो आइसोमेरेस। टोपो आइसोमेरेस याद रहेगा। टोपो आइसोमेरेस क्या करेगा? रिमूवल ऑफ सुपर क्वाइलिंग। जो क्वाइलिंग था, जो ज्यादा उलझ गया था, उसको काटिए। तो डीएनए को काटने के लिए क्या करेगा सर? डीएनए काट देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है डीएनए में, कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। काटा, दोनों स्टैंड को कट किया, उल्टा घुमाया और रीज्वाइन कर दिया, सुपर क्वाइलिंग खत्म हो गई, नाम है टोपोआइसोमेरेज। लेकिन टोपोआइसोमेरेज जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमेरेज की जगह पे पाया जाता है डीएनए गायरेस, ये याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है डीएनए गायरेस, दिस इज द डीएनए गायरेस ना, ये प्रोकैरियोट्स में होगा और टोपोआइसोमेरेज होगा यूकैरियोट्स में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी एकदम क्लैरिटी है दिमाग में बेटा, रस्सी को खोल लीजिए, एकदम क्लैरिटी दिमाग में बैठ जाएगी। बोले ठीक है सर, अब क्या करना है? अब हमें समझना है, यहां देखिए, अब हमें आगे चलना है और आगे मूव करना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये देखिए, यहां पर कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। ये देखिए, आपने ऐसे डीएनए को खोल दिया है ना, डीएनए ऐसे खुल चुके हैं, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है ये रेप्लिकेशन बबल है, रेप्लिकेशन बबल ना, बीच से जो खुला हुआ है उसी को मैंने क्या कहा, रेप्लिकेशन बबल। बोले सर अब क्या होगा? सब कुछ सिखा दिया है कि यहां पास आपका सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होगा।
ठीक है, सुपर कॉइलिंग हो गया तो उसे हटाने के लिए डीएनए क्या होगा, टोपोआइसोमेरेज होगा ना। बोले ठीक है सर। अब इस रेप्लिकेशन बबल, ये जो व्हाइट वाला मैंने बनाया ये रेप्लिकेशन बबल है ना। रेप्लिकेशन बबल को बीचों बीच से काट दीजिए। बोले मतलब, यानी कि आप समझने के लिए, ऐसा होता नहीं, अगर हम लोग रियल वाला रेप्लिकेशन पढ़ेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमने समझने के लिए इस रेप्लिकेशन बबल को बीच से काट दिया, समझने के लिए एक इमेजिनरी मैंने काट दिया ना। तो रेप्लिकेशन बबल जो है, ध्यान से देखिएगा, जो रेप्लिकेशन बबल है, ध्यान से देखिए, एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। इधर बना, इधर देखिए, इधर भी आपको एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। इसी को वाई शेप्ड का जो स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिख रहा है, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनते हुए दिख रहा है, जो एनसीईआरटी में ऐसे बनाया गया है, यही कहलाएगा रेप्लिकेशन फॉर्क। जो जिप लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहां पर और क्लियर दिखा रहा हूं मैं, जो इस तरह से वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो आपने बबल को काटा, कटता नहीं है, क्योंकि रेप्लिकेशन बबल के लेफ्ट साइड पे भी रेप्लिकेशन होगा, राइट साइड में भी होगा, दोनों तरफ रेप्लिकेशन होगा, यानी ईच बबल विल कन्वर्ट इनटू टू रेप्लिकेशन फॉर्क। तो रेप्लिकेशन अब इधर भी चलेगा भाई साहब, इधर भी चलेगा रेप्लिकेशन, और इधर भी रेप्लिकेशन चलेगा। तो एक नीट का क्वेश्चन आ चुका है, डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। देखिए बबल था, बबल की इस साइड भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो बबल के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एट ए टाइम रेप्लिकेशन चलेगा। इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव को फॉलो तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो रूल बाई डायरेक्शनल भी होगा, वो दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करेगा। तो ये नीट के पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था, दे आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर, दोनों तरफ वो चलेगा। बोले ठीक है सर। तो हमें क्या करना है अब, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में डिटेल से पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी में एक ही फिगर बना हुआ है, ज्यादा डिटेल से बनाया नहीं एनसीईआरटी ने, वो एक रेप्लिकेशन फॉर्क दे दिए। एनसीईआरटी के फिगर में एक रेप्लिकेशन फॉर्क गिवन है, वाई शेप्ड का, ये पूछा गया है रेप्लिकेशन फॉर्क कैसा दिखेगा, वाई शेप्ड का फॉर्क नुमा दिखेगा, ठीक है। अब उस पे कैसे रेप्लिकेशन करना है, इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोले ठीक है सर, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी का फिगर मैं अब बना रहा हूं और आराम से स्टेप वाइज चलिए। ये मैंने एनसीईआरटी का फिगर ले लिया। बोले ठीक है सर, ये एनसीईआरटी का फिगर मैंने ले लिया, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन बोले ठीक है सर, यही है आपका डीएनए वाई शेप्ड का रेप्लिकेशन फॉर्क। ये मैंने लेफ्ट साइड वाला बनाया, राइट साइड में भी एक फॉर्क है, दे हैव द टू रेप्लिकेशन फॉर्क। हम समझने के लिए एक रेप्लिकेशन फॉर्क ही पढ़ेंगे। बोले ठीक है सर, कैसे अब होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं ये है आपका 5' और ये है आपका 3', ठीक। तो जो 5 2 3 मैंने लिखा है वो है आपका एक टेम्पलेट स्टैक। सर दूसरा क्या होगा, आपको मालूम है डीएनए तो एंटी पैरेलल होता है, 3' to 5'। तो आपके डीएनए के दो स्टैंड, एक 5 2 3 और एक है 3 2 5। क्लियरिटी है, हाँ सर, यहां तक समझ में आ रहा है। यानी कि दोनों स्टैंड जो है, जो 5 2 3 क्रॉस किया है और जो 3 2 5 है, दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसके ऊपर में नया डीएनए बनेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया ऐसा, ये टेम्पलेट, ये टेम्पलेट, दे हैव द टू टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट के ऊपर में नया डीएनए बनाइए। बोला ठीक है सर, बनाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए यहां पास एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है, आपको रट्टा नहीं मारना है कि यहां पर मान लीजिए यहां पर जी है, यहां पर सी है, यहां पर ए है, यहां पास टी है, सी है, ए है,
जी है, टी है। मैंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लिया, एग्जाम में तो बनाना भी नहीं है, आपको केवल समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में सर कैसे हो गया। तो मैंने डीएनए है तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होगा, और पहले स्टैंड का न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, सी है तो जी होगा, ए है तो टी होगा, टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, ए है तो टी, जी है तो सी, टी है तो ए। ठीक है, आपको मालूम है दोनों स्टैंड आपस में जुड़े थे हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन डीएनए हेलिकेज ने दोनों को अलग कर दिया, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो गए। बोले ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब हमें चाहिए एंजाइम। अब हमें एंजाइम चाहिए जो डीएनए के ऊपर बैठेगा, डीएनए के टेम्पलेट पे बैठेगा और नया डीएनए बनाएगा, जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। नाम में लिखा है ना डीएनए पॉलीमरेज, जो नया डीएनए बनाएगा नाम है डीएनए पॉलीमरेज। शॉर्ट फॉर्म में डीएनए पीबी में लिखूंगा, डीएनए पी। फुल फॉर्म जो है ध्यान से सुनिए, फुल फॉर्म एनसीईआरटी में गिवन है, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए पे बैठता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे बैठेगा और डीएनए के ऊपर में नया डीएनए बनाएगा, इसलिए इसका एक और फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए के ऊपर बैठा, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए के ऊपर बैठेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे बार बार, इतना कौन पढ़ता है? बोले ठीक है। कभी वर्ड आएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए के ऊपर बैठिए और उसके ऊपर डीएनए बनाइए, यानी कि कोई आरएनए उसके पे बैठिए और उसके ऊपर में डीएनए का स्ट्रैंड बनाइए, तो नाम क्या होगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये देखिए, ये डीएनए और डीएनए के ऊपर आरएनए बनाइए, तो क्या नाम पड़ेगा? आरएनए, उसके ऊपर बैठिए और उसके ऊपर क्या बनाइए? एक मिनट, ये डीएनए, डीएनए के ऊपर बैठिए और आरएनए बनाइए, तो उसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिसके ऊपर बैठिएगा उसका नाम पढ़िए, डीएनए के ऊपर बैठा डीएनए डिपेंडेंट, क्या बनाया? आरएनए बनाया, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहां तो डीएनए बनाना है, तो नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज का एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, वही आपका मजदूर है, वही आपका नया डीएनए बनाएगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में एक इशू है, एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जब भी नया डीएनए बनाएगा, ये बेटा गांठ बांध दो, बहुत काम आने वाला है, जब भी वो नया डीएनए बनाएगा तो जो नया डीएनए का स्ट्रैंड होगा वो 5' 3 ही बनाएगा। लिख लो इसे, जब भी नया डीएनए बनेगा उसकी डायरेक्शन, उसकी पोलैरिटी 5 से 3 की तरफ ही जाएगा, 5 के 3 जाएगा। कभी भी आपको 3 से 5 की तरफ डीएनए नहीं बनेगा, ये याद रख लीजिए। कभी भी आपका 3 से 5 की तरफ नया डीएनए नहीं बनेगा, यहां तक भी नया आरएनए भी नहीं बनेगा। मैं अगले क्लास में आपको डीएनए से आरएनए बनाना सिखाऊंगा, तो वहां मैं बोलूंगा कि कभी भी जो नया आरएनए है वो 3 से 5 नहीं बनेगा, वो भी क्या बनना चाहिए? 5' 3। ये याद रखिएगा, ये रूल है कि जब भी बनेगा वो 5 से 3 की तरफ ही बनेगा। बोले ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा मैं 5' 3 बनाऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं बना दूंगा। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को बुलाया गया, आजा भैया डीएनए पॉलीमरेज आ जाओ, काम करो। बोले ठीक है, आते हैं। किधर से किधर बनाना है? 5' 3 बनाना है। लेकिन बोलेगा कि मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। बोले मतलब? इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज में दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि ये जब भी डीएनए बनाएगा 5' 3 बनाएगा, और दूसरा बोलेगा मैं भैया स्टार्ट नहीं कर सकता। बोले मतलब देखो, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर में बॉगी है, मैं बना दूंगा। 100 बॉगी बोलोगे, 500 बोलोगे, 1000 बोलोगे, बॉगी बना दूंगा। मैं इंजन नहीं बना सकता, मैं इंजन नहीं बना सकता। इंजन बेटा बना के दो मुझे,
अमेरिका से लो, मैं बेटा बॉगी बनाने वाला केवल कंपनी, छपरा में भी शायद है ना, ठीक है, जब बॉगी बनता है तो क्या है, तो बोलेगा मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, स्टार्टिंग बेटा बना के दीजिए, उसके बाद में मैं धड़ल्ले से न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूंगा और बेटा पूरा स्टैंड कंप्लीट कर दूंगा। तो कैन नॉट स्टार्ट, कैन नॉट स्टार्ट बोलेगा पहले मुझे बना करके दीजिए, कुछ स्टार्ट करके दीजिए, कुछ न्यूक्लियोटाइड बना के दीजिए, फिर मैं आगे में स्टार्ट करूंगा। तो ले अजीब नौटंकी है भाई, तुम तो बोले कि डीएनए से डीएनए बना दूंगा, बोले हाँ बना तो दूंगा, लेकिन मेरे दो शर्त है, दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, और दूसरा है मैं डायरेक्शन 5 to 3 बनाऊंगा। बोले ठीक है, तो कैसे करें, तो बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तब बोला जाएगा कि चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं करते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से सीखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं फिगर बना रहा हूं, इसी पे पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर कैसे, ये डीएनए, ठीक, ध्यान से, ये 5' है और ये 3' है। बोले ठीक है सर, दूसरा स्टैंड अलग कलर से बनाता हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, कोई इशू नहीं, बोले नहीं सर, 3' और इधर 5'। ठीक है, पूरा तैयारी हो चुका है, हेलिकेज आया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, देख लीजिए यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, टेंशन मत लीजिए, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो सबसे पहले कौन आया था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, डीएनए हेलिकेज ना, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, अलग कर दिया। बट सर दोनों जुड़ क्यों नहीं गए, तो मैंने आपको बताया था, दे हैव क्लिप, क्लिप इज द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, दे हैव द क्लिप सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, अलग करके रखा है। सर पीछे में कॉइलिंग नहीं हो गया होगा, आपने ऐसे खोला तो पीछे में कॉइलिंग नहीं होगा, एकदम होगा, एकदम होगा। तो मैंने एक एंजाइम यूज किया, टोपोआइसोमेरेज, जो डीएनए को काटेगा, डीएनए का जो कॉइलिंग हुआ था उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाएगा, उसे वापस से जोड़ देगा, डीएनए का जो टेंशन है, जो सुपर कॉइलिंग है, वो खत्म हो चुका है। अब डीएनए पूरा एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर ले चुका है, दिस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। बोले ठीक है सर, अब क्या करें, हम पढ़ने के लिए, हम पढ़ने के लिए यहां पास एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले लेते हैं, एग्जाम में बनाना नहीं। सर क्या है, जी, अपने मन से मैं ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि यही होता है, जी सी टी ए जी सी जी टी ए सी जी, ठीक है सर। तो दूसरे स्टैंड पे क्या होगा, आपको मालूम है दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का जी, टी का ए का टी, जी का सी का जी का सी, टी का ए का टी, सी का जी का सी, सी का जी था और जी का सी था। बोले ठीक है सर, आता है। अब बुलाया गया डीएनए पॉलीमरेज को, भाई साहब स्टार्ट करो, सब कुछ दे दिया ना, बोले ठीक है, स्टार्ट नहीं करूंगा। डीएनए पॉलीमरेज बोलता है बेटा मैं, मेरे साथ में दो इशू है, इशू नंबर 1 है कि मैं जब भी बनाऊंगा 5 to 3 बनाऊंगा, तो बना तो यार 5 to 3 बनाना, मैं मना कहा, जो भी मैं नया डीएनए बनाऊंगा वो 5 to 3 बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरा है मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, तो बेटा स्टार्ट करेगा कौन, तो स्टार्ट करने के लिए हमें एक नया एंजाइम चाहिए जिसका नाम है दिस एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पहले छोटा सा सीक्वेंस बनाएगा, उसे कहेंगे आरएनए प्राइमर। डीएनए के ऊपर बैठिए और आरएनए बनाइए, डीएनए मत बनाइए, आरएनए बनाइए ना, छोटा सा सीक्वेंस बनाइए, उस सीक्वेंस का प्राइमर नाम देंगे, इसलिए इस आरएनए पॉलीमरेज का नाम आरएनए प्राइमेज भी कहते हैं, आरएनए प्राइमेज भी कहते हैं। हाँ आपके दिमाग में चल सकता है सर डीएनए में आरएनए बना रहे हो, टेंशन मत लो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरएनए प्राइमर बनने तो दो, बाद में हटा दूंगा, बाद में हटा दूंगा।
कभी घर में पेंटिंग कराया है? बोले कराया है। तो बेटा डायरेक्टली आप पेंट नहीं कराते, पहले प्राइमर लगता है, कभी पहले प्राइमर मारा जाता है, उसके ऊपर में बेटा मेन पेंट चढ़ता है, इसलिए प्राइमर नाम दिया गया। बोले ठीक है सर, प्राइमर क्या करेगा? चलो, तो हमने एंजाइम का नाम बुलाया आरएनए प्राइमेस। चल भैया तू ही आ। तो ठीक आ रहा हूं, आता हूं, टेंशन मत। आरएनए प्राइमेस आया और ये देखिए 3 डैश है तो यहाँ 5 डैश हुआ और 5 डैश पे जोड़ना स्टार्ट किया। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का जी, टी का ए का यू। सर क्यों? आरएनए है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सर थाइमिन का एडेनिन का पार्टनर तो थाइमिन होता है बेटा, वो डीएनए में, आरएनए में थाइमिन की जगह तो यूरासिल आ जाता है, तो यहां पर क्या बनेगा? यू बनेगा, जी का सी बनेगा। हो गया? बोले हाँ हो गया ना? बोले हाँ सर एकदम समझ में आ गया। तो ये जो व्हाइट वाला है ये आपका आरएनए प्राइमर है, देख सकते किधर बना, 5 डैश टू 3 डैश बन गए, व्हाइट वाला आरएनए प्राइमर। सर आरएनए प्राइमेज आया, आरएनए प्राइमर छोटा सा एक लेयर बना के चला गया 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, बोले अब क्या होगा? ट्रेन का इंजन बन चुका है, इंजन बन चुका है। अब बेटा बॉगी बनाना तो बहुत आसान है। डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा ये तो हम आसानी से कर देंगे, डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा मैं ये काम आसानी से कर दूंगा। आपने इंजन बना दिया ना, मुझे बॉगी बनाना है, बहुत आसान है। मैं आऊंगा, देखिए ध्यान से, आऊंगा यहां पर सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जी बना दिया, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बना दिया, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए बना दिया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी बना दिया, क्योंकि मैं डीएनए बना रहा हूं टी होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी बना दिया और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी बना दिया। हो गया, देख लीजिए मैंने अब जो आपने इंजन बनाया, अब मैं इस इंजन से आगे बढ़ रहा हूं और मैं नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जा रहा हूं, इसलिए तो नाम है डीएनए पॉलीमरेज। नया डीएनए बन रहा है। तो जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो डीएनए और व्हाइट वाला वो आरएनए का बना हुआ जिसका नाम है आरएनए प्राइमर। बोले ठीक है सर, आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम है दूसरा स्टैंड। सर प्रॉब्लम का है दूसरे स्टैंड में, ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम है दूसरे स्टैंड में। सर क्या? देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन आएगा? आरएनए प्राइमेस। बोलेगा मैं प्राइमर बनाऊंगा, किधर बनाएगा भाई? तो रूल तो फिक्स है ना, जब भी कुछ भी बनेगा 5 to 3 बनेगा। चलो देखते हैं, बनाते हैं। यहां पास कौन सा डैश है? 5 डैश है। अब यहां से बनना स्टार्ट हो गया, सी का जी, जी का सी, ए का टी, ए का यू, टी का ए। बोले सर रुको, सर रुको, प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है भाई? आरएनए प्राइमेज आया, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ते गया। बोले सर प्रॉब्लम है, देखो ना यहाँ पास अगर 5 डैश है तो यहाँ पर तो 3 डैश आएगा ना, ये 3 डैश है और ये तो हो गया 5 डैश। अगर टेम्पलेट को देखो, नीले वाले को देखो, यहां पास क्या है? नीले वाले पास क्या है? 5 डैश है। अगर आप इधर बनाते हो तो क्या बन रहा है? सर 3 से 5 बना रहे हो आप, 3 से 5 तो बन ही नहीं सकता, 3 से 5 तो बन ही नहीं सकता, तो ये तो आपका रूल फॉलो नहीं कर रहे हो आप दूसरे स्टैंड पे। बोले हाँ ये तो फॉलो नहीं हुआ, तो यहां पास नहीं बनेगा। तो ये वाला चीज को काट करके मैं हटा देता हूं, यहां पास नहीं बनेगा, क्योंकि मैं अपने ही रूल को गलत कर रहा हूं। मैंने तो आपको रूल पहले बताया था, जब भी बनेगा 5 to 3 बनेगा, वो आरएनए प्राइमर हो, डीएनए हो, कोई भी चीज हो, वो 5 to 3 बनेगा। बोले सर अब क्या करें? बन तो सकता नहीं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो हम लोग बना नहीं सकते सर, क्योंकि ये हो जाएगा कितना? 3 डैश टू 5 डैश। तो क्या करें? थोड़ा लॉजिकल सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचिए। बोले सर क्या लॉजिकल सोचना है, यहाँ पर तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम करेगा, थोड़ा सा सोचिएगा तो। देखिए नीले वाले स्टैंड को देखिए, ये 5 डैश है, मान लीजिए इधर काट दीजिए, नीले वाले स्टैंड को यहां काट दीजिए। अगर उधर 5 डैश है तो इधर क्या होगा? 3 डैश होगा ना। वो छोर 5 डैश है तो इस छोर क्या होगा? ये तो 3 डैश है। हम सर इधर तो बना सकते हैं ना, जैसे यहां पर सी है तो यहां सर 5 डैश पे आया, यहां पर जी तो बना सकते हैं ना सर। देखिए ये 3 डैश है तो यहां पर 5 डैश हो गया। जी का सी तो बना सकते हैं,
टी का ए तो बना सकते हैं, ए का यू तो बना सकते हैं क्योंकि आरएनए है, आरएनए है। सर ये बना तो सकते हैं ना, इधर तो बना सकते हैं ना, उल्टा इधर तो बना सकते हैं ना, क्योंकि इधर वाला छोड़ 3 डैश है, तो हम लोग सामने 5 to 3 तो बना सकते हैं। हाँ ऐसे ही बनेगा। तो एक स्टैंड इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा स्टैंड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये बन गया आपका सी का जी, जी का सी, ये बन गया आपके आरएनए प्राइमर। प्राइमर बन गए सर, किधर से किधर, 5 to 3 बन गया। रूल तो था, रूल तो था। अब बोला डीएनए पॉलीमरेज का अब तो काम कर सकते हो। मैंने क्या बना दिया, इंजन बना दिया है। बोले हाँ अब तो कोई दिक्कत नहीं, बॉगी बनाना है, आता हूं। डीएनए पॉलीमरेज आया और फटाफट सी का पार्टनर जी, टी का पार्टनर ए का पार्टनर टी, जी का पार्टनर सी बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए किधर से किधर बन रहा है, 5 डैश to 3 डैश बनना स्टार्ट हो गया। तो दोनों स्टैंड पे एक साथ डीएनए बनना स्टार्ट होगा। एक 5 to 3 इधर जाएगा, फॉर्क के तरफ जा रहा है। देखिए फॉर्क इधर है, ध्यान से देखिए, फॉर्क इधर है, फॉर्क के तरफ जा रहा है। और एक जो है, एक जो ट्रेन है वो फॉर्क के उल्टा जा रही है। बोले ठीक है सर समझ में आ गया, यहां तक तो क्लियर है। सर अभी बवंडर होगा, गड़बड़ यहां पर नहीं है, जो समझने में जो दिक्कत है वो अगला वाला है। बोले सर अगले वाले में सबसे खतरनाक पार्ट है। बोले क्या, ध्यान से देखो, अगले वाले पार्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब डीएनए हेलिकेज, यहां तक तो हो गया, यहां तक तो रेप्लिकेशन आपने करा लिया ना, यहां तक तो आपने 1 मिनट, ये फिगर कहाँ गया भाई, 1 मिनट, हाँ नहीं है, हाँ सर प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, यहां तक तो हमने सर रेप्लिकेशन करा लिया है सर, यहां तक इश्यू नहीं है। अब आगे कैसे होगा सर, अब आगे ट्रेन कैसे बढ़ेगी, तो ट्रेन कैसे बढ़ेगी, हेलिकेज को लो, हेलिकेज को लो ना पहले। बोले ठीक है सर लाते हैं हेलिकेज को, हेलिकेज आएगा, ध्यान से सुनना, हेलिकेज आया, हेलिकेज आगे बढ़ गया, आपकी ट्रेन यहां तक पहुंची थी, हेलिकेज आया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, ये स्टैंड और ये स्टैंड अलग हो गए, दोनों स्टैंड अलग हो गए ना, दोनों स्टैंड अलग हो गए, क्यों, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। बोले सर दोनों जुड़ तो जाएंगे, अरे भाई कैसे जुड़ जाएगा, यहां पर अभी डाल देते हैं ना एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। बोले सर ठीक है, अब क्या होगा सर, अब प्रॉब्लम क्या था, ध्यान से सुनो, वापस से रिकॉल करो कॉन्सेप्ट को। यहां पास था आपका 3 डैश और ये था आपका 5 डैश, आपने स्टार्टिंग में बनाया यहां से यहां, ध्यान से सुनना, यहां से यहां आपने बनाया है प्राइमर, 5 डैश to 3 डैश, व्हाइट वाला प्राइमर बन गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, आगे बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया, ये आपका डीएनए वाला पार्ट है, रेड वाला क्या है, डीएनए वाला पार्ट है, व्हाइट वाला क्या है, आरएनए प्राइमर है। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। सर दूसरा वाला भी बता दो, दूसरे स्टैंड में क्या था, यहां से 5 to 3 बना था क्या, आरएनए प्राइमर, उल्टा बना था ना, फॉर्क के दूसरे साइड बना था। अब आया डीएनए पॉलीमरेज, आगे गाड़ी को बढ़ा दिया, आगे गाड़ी को बढ़ा दिया, बोले ठीक। सर डीएनए तो खुल गया आगे, यानी बेटा तुम साइकिल ले के चल रहे हो, यहां से साइकिल से चले, नए साइकिल लिया और बेटा जा रहे हो 5 to 3, सर आगे में जगह नहीं है, अरे टेंशन मत लो, मैं जगह बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए साइकिल जाने के लिए बेटा नया रोड बना रहा हूं, यहां तक इस गली में गए, सर आगे तो ब्लॉकेज दिख रहा है, टेंशन मत लो, मैं आगे में नई सड़क बना रहा हूं। सर नई सड़क बना तो आगे घुस जाएंगे, अब नई सड़क बनाया तो देखो यहां से डीएनए आगे की तरफ लीड कर गया, आया कुछ समझ में, रास्ता भी यहीं तक था लेकिन डीएनए हेलिकेज ने रास्ता को खोला, तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे बढ़ते जाएगा, कैसे सर, अरे भाई यहां पर ए है, जी है, सी है, टी है, ए है, तो यहां पर नया न्यूक्लियोटाइड टी डाल दिया, सी डाल दिया, जी डाल दिया, ए डाल दिया, टी डाल दिया, जुड़ते चले जा रहे, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है आपकी साइकिल। बोले समझ में तो आ गया सर, दूसरे में कैसे होगा, हम घर से चले, घर से चले और इस डायरेक्शन में जा रहे, उल्टे डायरेक्शन, साइकिल को लिया, स्टार्ट किया, आगे बढ़ गए, लेकिन सर आपने रास्ता तो पीछे बनाया है, हम तो आगे चले गए सर, अब कैसे जाए,
हम तो आगे बाईसाइकिल से चले गए। सर पीछे का आपने रास्ता खोला है, आपने नया जो सड़क बनाया वो तो पीछे बनाया, तो टेंशन मत लो ना, हम पीछे की तरफ से फिर से एक डीएनए पॉलीमरेज लाए, आरएनए प्राइमर लाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रास्ता पीछे खुला है, हम पीछे से फिर से एक आरएनए प्राइमर बनाएंगे। आरएनए प्राइमर बना और उसके ऊपर में बना देंगे हम लोग डीएनए। डीएनए तो ये डीएनए का दूसरा स्टैंड बन गया, ठीक है। किधर से किधर बना, तो ये है आपका 5' और ये बना 3'। तो सर यहां तक तो क्लियर है, तो यानी उल्टा बनेगा, हाँ उल्टा बनेगा। एक 5 to 3 जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, फॉर्क जिधर खुलेगा उधर बढ़ते जा रहा है। दूसरा वाला यहां से यहां भाग गया, सर रास्ता तो पीछे खुला, फिर से पीछे आइए। सर और आगे क्या होगा, अब लास्ट फिगर को कर, लास्ट फिगर को कर रहा हूं और दिमाग में बेटा कहानी को सेट कर लो, कोई गड़बड़ मत करना। लास्ट में रोते रहते बच्चे, रेप्लिकेशन इतना आसान नहीं है, तुम लास्ट में रोते रहोगे सर समझ में नहीं आया। तो वापस एक चांस दे रहा हूं, एंड है टाइम, एक चांस दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका डीएनए था, ठीक है, डीएनए के 2 स्टैंड, ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं, बोले ठीक है सर। पहले आराम से पोलैरिटी लिख लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। ये 5' है, ये 3' और ये है बच्चा लोग आपका 3' और ये है 5', आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। बोले ठीक है सर, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, डीएनए में कितने टेम्पलेट, सर 2, एक येलो वाला और एक ब्लू वाला, इसके ऊपर में नया डीएनए बनेगा। जिस स्टैंड पे नया डीएनए बनता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। तो दे हैव द 2 टेम्पलेट, 1 टेम्पलेट ये है येलो वाला और 1 टेम्पलेट है ब्लू वाला। मैंने कलर चेंज कर दिया, ब्लू कर देता हूं। सर लाइए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए आरएनए प्राइमर। तो मैंने सबसे पहले बनाया आरएनए प्राइमर 5' to 3'। सर बन गया आरएनए प्राइमर। अब क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इस प्राइमर को आगे बढ़ा करके डीएनए यहां तक बना देगा। ये बन गया आपका डीएनए, ये बन गया आपके डीएनए। बोले ठीक है सर। अब दूसरा स्टैंड, सर दूसरे स्टैंड पे टेंशन मत लीजिए, पहले बनाइए आरएनए प्राइमर 5' to 3' बन गए। बोले हाँ सर बन गया। अब बुलाइए ट्रेन की बॉगी बनाने वाला, यानी डीएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ जाएगा। बोले सर एकदम 100% क्लियर, ठीक सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा ध्यान से सुनिए, हेलिकेस और आगे बढ़ेगा, फॉर्क को और, यानी रास्ता नया बनेगा। सर रास्ता नया बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, अरे कैसे प्रॉब्लम होगा, देखिए ध्यान से। तुमने वहां तक रास्ता बनाया था ना, अब देखो तुम्हारी बेटा रेप्लिकेशन यहां तक हो चुकी है, ठीक है। अब आगे का कहानी देखते हैं। बोले सर आगे क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आया आरएनए प्राइमर, बोले क्लियर है सर। इधर कहां बना था, आरएनए प्राइमर, क्लियर है सर। अब क्या होगा, इसके ऊपर में बनेगा डीएनए। यहां तक तो सीखा था, यहां तक तो आपको सिखा दिया है। ये 5' है और ये है 3'। ये 5' है और ये है 3'। सर आगे, आगे जैसे ही तुम साइकिल लेकर के गली में जाते हो और तुम्हें लगता है गली इंड हो गया, इंड नहीं हुआ, वहां से नई सड़क निकली है, और नई सड़क निकली है तो उस नई सड़क को पकड़ लीजिए भाई और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए और यहां पहुंच जाइए। बोले सर दूसरे वाला मेरा दोस्त तो सर फंस गया, ये तो अपने घर से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था, फॉर्क के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था। सर वो तो आगे बढ़ा गया, अब रास्ता तो आपने पीछे बनाया है, तो टेंशन मत लीजिए, दूसरा एक साइकिल खरीद लीजिए और दूसरे दोस्त को बुलाइए, प्राइमर बनाइए 5 to 3 और आगे बढ़ा दीजिए। बोले सर ऐसे होगा, एकदम ऐसे ही होगा। एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि दूसरा जो स्टैंड है उस पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनते जाएंगे। थोड़ा सोचिए
लॉजिकल सोचते जाइए। तो मैं एक लास्ट फिगर बना देता हूं कि आपको क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिटी एक आ जाए आपको दिमाग में, आप कोई भी गड़बड़ चीज ना पालो। तो एक मैं लास्ट फिगर बनाता हूं कि दिमाग में और क्लैरिटी आ जाए। बोले सर अब क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं करना है तुम्हें, साइकिल एक खरीद लोगे ना तो कहानी समझ में आ जाएगी। ये आपका प्राइमर था, आपने डीएनए यहां तक बनाया था स्टार्टिंग में, बोले हाँ। अब आपने डीएनए यहां तक बना दिया, बोले हाँ। रास्ता और आगे खुला, तुम आगे बढ़ो। इसलिए इस स्टैंड पे देखिए, इस डीएनए के स्टैंड पे देखिए, डीएनए लगातार बन रहा है ना, डीएनए बेटा लगातार बनते जा रहा है। आगे साइकिल से बढ़े, रास्ता खुला, आगे बढ़िए, आगे रास्ता खुला, आगे बढ़ते जाइए। तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। इसलिए इस जो नया डीएनए बनेगा, एनसीईआरटी से कंटिन्यूअस स्टैंड कहेगा, क्योंकि लगातार आप साइकिल लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो डीएनए बन रहा है, लगातार बन रहा है, इसे कहेंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस और लीडिंग स्ट्रैंड इसका नाम देंगे, लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं। सर दूसरे वाले में पहले आपने क्या बनाया? आरएनए प्राइमर बनाया, फिर आपने क्या किया? बाईसाइकिल को आगे ले गए, अब डीएनए पीछे खुला, फिर से आपने डीएनए आरएनए प्राइमर बनाया, आगे बढ़े, फिर से आपने आरएनए प्राइमर बनाया, फिर से आगे बढ़े। तो बताइए इस स्टैंड पे जो डीएनए बन रहा है, इस स्टैंड पे जो डीएनए बन रहा है, क्या लगातार बन रहा है? क्या लगातार बन रहा है? नहीं सर, बार बार नए बच्चों को बुलाना पड़ता है, दोस्त को, नया साइकिल लेकर के आता है, स्टार्ट करता है, आगे बढ़ता है। रास्ता पीछे बना, फिर से मैं दूसरे दोस्त को बुलाता हूं, तो इस पे लगातार डीएनए नहीं बन रहा है। एनसीईआरटी से कहेगा डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, या इसी को कहते हैं लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड। सर यहां तो डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, देखिए ना सर, एक डीएनए का ये छोटा टुकड़ा बना, फिर सर डीएनए के छोटे टुकड़े बने, फिर सर डीएनए का छोटा टुकड़ा बना। क्या सर ये छोटे छोटे टुकड़ों में रहेगा डीएनए? डीएनए तो सर फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे पार्ट्स में है। इस छोटे पार्ट, डीएनए के इस छोटे पार्ट को ही हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। डीएनए का जो छोटा टुकड़ा है, इस छोटे टुकड़े को ही हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो दूसरा स्टैंड है उस पर डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट्स में बन रहे। अब डीएनए और आगे बढ़ेगा, फिर एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा बनेगा। तो जो डीएनए का छोटा टुकड़ा है उसी को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये याद रखिएगा। और जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है उनमें जो डिफरेंस आएगा वो क्लियर दिमाग में बैठा होना चाहिए। यानी कंटिन्यूअस स्टैंड और जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है उनमें क्या क्या आपको डिफरेंस दिखता है, तो रिकॉल कीजिए। कंटिन्यूअस स्टैंड लगातार आपको ग्रो करते जाएगा फॉर्क के तरफ, डिसकंटिन्यूअस छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। तो कंटिन्यूअस लगातार फॉर्क के तरफ बढ़ते जाएगा तो वो ज्यादा स्पीड होगा, वो फास्ट बनेगा, स्लो नहीं फास्ट बनेगा। और जो डिसकंटिन्यूअस है, छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, वो स्लो बनेगा। जो कंटिन्यूअस स्टैंड है उसको एक ही चाहिए ना, एक ही आरएनए प्राइमर चाहिए। देखिए एक आरएनए प्राइमर बनाया, फिर आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, रास्ता खुलेगा, आगे बढ़ते जाइए। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है, छोटा छोटा टुकड़ों में बन रहा है ना, और हर बार एक टुकड़े बनाने के लिए प्राइमर चाहिए, तो आरएनए प्राइमर का नंबर जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है वहां ज्यादा होगा। हाँ, और छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है तो क्वेश्चन आएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहां बनेगा? तो बोलेंगे सर डिसकंटिन्यूअस में छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बन रहा है, इसलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट केवल पाया जाएगा डिसकंटिन्यूअस में, जिसका एक और नाम है लैगिंग स्टैंड। एंड द लास्ट वन, फॉर्क के तरफ कौन चल रहा है? फॉर्क वाई शेप्ड का, उसके तरफ कौन जा रहा है? लीडिंग। फॉर्क के उल्टे कौन जा रहा है? लैगिंग। यही है आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन में एनसीईआरटी ने फिगर दिया है। अब आपको दिमाग में चल सकता है
कि सर डीएनए छोटा छोटा टुकड़ों में होगा, ये समझ में नहीं आया, ये सर छोटे छोटे टुकड़े में रह जाएगा क्या, हमें तो डीएनए सर कंप्लीट चाहिए। तो बाद में हम इस आरएनए प्राइमर को हटा देंगे, इस आरएनए प्राइमर को हटा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बाद में इस आरएनए प्राइमर को हम लोग हर जगह से हटा देंगे और वहां पर डीएनए बना देंगे। हर जगह से आरएनए प्राइमर हटेगा, जैसे यहां से हम लोग आरएनए प्राइमर हटाएंगे और यहां पर डीएनए ही बना देंगे, टेंशन मत लीजिए, यहां पर हम लोग डीएनए ही बना देंगे। तो सर दोनों के बीच गैप तो मुझे दिख रहा है सर, देखिए ना यहाँ पर गैप नहीं दिख रहा है आपको, आपने आरएनए की जगह डीएनए बना दिया, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन सर गैप तो हो गया ना। टेंशन मत लीजिए, उस गैप को फिल करने के लिए एक एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, उस गैप को फिल करने के लिए एक एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, जो दोनों को जोड़ देगा आपस में और आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कुछ नहीं करना है, जहां भी आरएनए था उसको डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे और वहां पर नया डीएनए बना देंगे। बोले ठीक है। और सर गैप जो आ जाएगा सर, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाया था, तो वहां तो छोटे छोटे गैप्स आ जाएंगे। तो उस गैप को हम लोग फिल करने के लिए लास्ट में एक एंजाइम करेंगे डीएनए लाइकेज, और अब डीएनए जो दो स्टैंड था पूरी तरह से अलग हो गया और दोनों पे एक एक नए स्टैंड बन चुके, अंदर रेप्लिकेशन इज फिनिश, अंदर रेप्लिकेशन इज फिनिश। तो चलो किसे किसे समझ में आया, किसे किसे बाउंसर पड़ा, चलो फटाफट बताओ किसे किसे ये समझ में आया और किसे किसे ऊपर बाउंस किया। कर लोगे, ठीक है। और मैं सलाह दूंगा कि एक बार वापस से इस रिकॉर्डेड वाले पार्ट को देख लीजिएगा, रेप्लिकेशन इतना आसान भी नहीं माना जाता ना। और तुम्हारा अगर लग रहा है कि हम रट्टा फट्टा मार करके, तो 2 महीने एग्जाम में बचे, कितना रट्टा मारोगे और क्या रट्टा मारोगे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि लीडिंग और लैगिंग स्टैंड में डिफरेंस क्या है, तुमने रट्टा मार के गए होगे तो मुश्किल है। इसलिए दिमाग में बेटा, दिमाग का दरवाजा खोलिए और दिमाग में कहानी को फिट करिए। एक बार कहानी फिट हो गया तो लाइफ टाइम के लिए भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो मेरे में से किसी को कोई डाउट है, मेरे में से होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत ही उसे स्लो वे में एक्सप्लेन किया है। तो चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आगे में कंटिन्यू करेंगे।